हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। शानदार बात है कि अब कैलाश शिखर का जो दर्शन है, जो तिब्बत में स्थित है, वो दर्शन भारतीय क्षेत्र से ही हो पाएगा। पहले जाना पड़ता था चीन की ओर, चीन जाना पड़ता था, बहुत समस्याएं होती थी, लेकिन अब वो दर्रा ढूंढ लिया गया है जहां से बिल्कुल नज़ारा दिखता है शानदार ढंग से। डिटेल बताएंगे 3D मैप के जरिए। 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। टोटल 11 हो गए हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? देसी गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया है। एससीओ समिट जो आयोजित होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे, मैप के जरिए बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, भारतीय क्षेत्र के किस दर्रे से पहली बार तीर्थयात्रियों को कैलाश शिखर का दर्शन मिलेगा? कैलाश पर्वत के शिखर का आंसर का ओल्ड लिपुलेख दर्रा। क्या है? ओल्ड लिपुलेख दर्रा। और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में। पिलग्रिम्स गेट फर्स्ट एवर व्यू ऑफ कैलाश पीक फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। मतलब भारतीय क्षेत्र से पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीर्थयात्रियों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और पहले जत्थे ने अभी अक्टूबर में ही भारतीय क्षेत्र से यानी ओल्ड लिपुलेख दर्रे से कैलाश शिखर का दर्शन किया। ठीक है, मैप के ज़रिए आपको दिखा देना चाहता हूँ पूरा इलाका। ठीक है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत और इधर है चाइना, जिसके क्षेत्र में कब्जे में तिब्बत का इलाका है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र। ठीक है, तो वहीं पर ये जो इलाका है भारत में, ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में इस जगह पर ये जो लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर है ओल्ड लिपुलेख पास यानी ओल्ड लिपुलेख दर्रा। और यहीं से नज़ारा ये माउंट कैलाश का होता है, नज़ारा दिखता है। ठीक है, तो इस कैलाश चोटी को देखने के लिए तीर्थयात्रियों ने ओल्ड लिपुलेख दर्रे तक उनको करीब 2.5 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ी है। इससे पहले जो तीर्थयात्रियों को शिखर का दर्शन करने के लिए तिब्बत में जाना पड़ता था, यानी चीन की ओर जाना पड़ता था। वहाँ पर इस सरोवर के पास से ये नज़ारा देखने को मिलता था। ओके, और कैलाश पर्वत आपको पता है कि भगवान शिव का निवास माना जाता है। तो यहाँ से किस तरह से नज़ारा दिखता है? देखिए, यहाँ से ये कैलाश माउंट दिखता है। अगर हम नज़दीक में चले और नज़दीक चलते हैं, कैलाश माउंट की ओर चलते हैं, पर्वत की ओर चलते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से हम चलेंगे और यहाँ पर ये रहा कैलाश पर्वत। ठीक है, कैलाश पर्वत। और इसका नज़ारा भी आप देख लीजिए 3D मैप के ज़रिए। ठीक है, तो ये है कैलाश पर्वत। ओके, तो ये मूलतः तिब्बत में है, जहाँ दर्शन के लिए जाना पड़ता था। तिब्बत में चीन से वीज़ा वगैरह लेनी पड़ती थी, लेकिन अब भारतीय क्षेत्र से ही इसका दर्शन हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं कौन? पुष्कर सिंह धामी। तो उनका कहना है कि शिव भक्तों को कैलाश मानसरोवर यात्रा का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, भारतीय क्षेत्र से ही ये दर्शन हो सकेगा। ये जो जगह है, ये वाली जो जगह आपने देखा, यह इसकी खोज किसने की है? तो ये अभी कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड पर्यटन विभाग, सीमा सड़क संगठन यानी BRO और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, उन सब के अधिकारियों के टीम ने ये जगह ढूंढा जहां से कैलाश पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है लोकेशन, इस जगह से दिखाई देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे मैप के जरिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि 71st BPSC का GS बैच शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है ये, और इसमें GS के तमाम सब्जेक्ट उन सब के प्री और मेंस यानी PT और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। आंसर राइटिंग की भी तैयारी कराई जाएगी। तो ये शुरू हो चुका है, बाइलिंगुअल है और बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। अब एडमिशन बंद होने वाला है, तो जल्द ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, उन सब के लिए मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ख़ास बात है कि इसकी वैलिडिटी इसकी 18 मंथ है, 10 मंथ में पूरा करा दिया जाएगा। ये 71वीं BPSC के लिए यानी अगले साल जो एग्जामिनेशन होगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए है। लाइव क्लासेस होंगे और लाइव क्लास चल रही हैं, रिकॉर्डेड भी मिल जा रहा है। उसके बाद ही हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी डाउनलोड करने का ऑप्शन बस 2-3 दिन में मिल जाएगा। PT टेस्ट ऐप पर हो जाएगा और मेंस का टेस्ट भी हम लोग लेंगे, उसका एक पूरी प्रक्रिया है। और जी इसके लिए तमाम विषय जैसे करंट अफेयर्स मैं खुद पढ़ाऊँगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था और विज्ञान और बिहार स्पेशल, वो सब भी इसमें कवर कराया जा रहा है। ठीक है,
तो ये शानदार चीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप है हम लोगों का शार्प लर्निंग नाम से, तो वहाँ ज्वाइन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बताऊं कि जिन लोगों ने तैयारी करनी है करंट फोर्स की, तो वो ये भी तैयारी कर सकते हैं। ये मेंबरशिप के जरिए ISPCF मेंबरशिप है, दूसरा है बेसिक मेंबरशिप जिसमें रेलवे, पुलिस, टीचर, SSC, स्टेट SSC इन सब लेवल का है। तो ऐप पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में किन 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया है? यानी क्लासिकल लैंग्वेजेज की एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें शामिल कर दिया। 5 नहीं है, टोटल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो कौन सी 5 है इसमें से? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ये वाला बी, यानी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, तो इन सबको क्लासिकल लैंग्वेज की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। और अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से लैंग्वेज हैं, टोटल 11, तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। कौन कौन सी है याद रखिएगा आप। तमिल, संस्कृत, सबसे पहले तमिल को शामिल किया गया था 2004 में। उसके बाद फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, अभी प्राकृत, असमिया। तो ये इसके अलावा बंगाली है। तो ये टोटल अब 11 लैंग्वेजेज हो गए हैं जो कि शास्त्रीय भाषाएं की लिस्ट में बना दी गई हैं। ठीक है, 2004 में ये कैटेगरी बनाई गई थी UPA की गवर्नमेंट के दौरान, और इसके कुछ मानदंड भी हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया भी हैं कि किसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये भाषा जो 1500 से 2000 साल पुराना, उसका पुरानी होने का रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही भाषा का प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का संग्रह भी होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2004 में शुरू किया गया था और अक्टूबर 2004 में तमिल ऐसी पहली भाषा थी जिसको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो अब टोटल 11 हो गई है। इन 11 को आपको नाम याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता, गोमाता का दर्जा अक्टूबर 2024 में दिया है? आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार ने ये दर्जा दिया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को ये कहा है कि राज्य माता, गोमाता का दर्जा दे रहे हैं, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। वहाँ पर चुनाव भी होने वाला है विधानसभा का, तो उससे पहले ये ऐलान किया गया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्वदेशी गाय जो है वो हमारे किसानों के लिए वरदान है और लगातार उनकी संख्या घट रही है, ये चिंता का कारण है, और इसी वजह से ये राज्य माता, गौ माता का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ खास फैसले भी लिए गए हैं कि स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपये प्रतिदिन की सब्सिडी योजना भी चालू की जा रही है। तो ये भी सवाल हो सकता है कि किस राज्य ने सब्सिडी योजना शुरू की है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो कई सारी गौशालाएं खर्च नहीं उठा पा रही हैं, इसलिए ऐसा कहना है कि हमने ये काम किया है। ओके, हर जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति बनाई जाएगी और गौ सेवा आयोग बनाया जा रहा है, उसके ज़रिए ये सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात। चले अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली हाई कोर्ट ने किस कानून का हवाला देकर सेरोगेसी के लिए मृत व्यक्ति के फ्रोजन स्पर्म उसके माता पिता को देने का आदेश दिया है? काफ़ी चर्चा हो रही है इस खबर की, इसलिए ये मैंने टॉपिक लिया। आंसर होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है, तो इसी के तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। तो और ये न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, काफ़ी डिटेल में ये खबर बताई गई है। क्या है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जिसके तहत ये ऑर्डर दिया गया है? दरअसल इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ये बताया गया है कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या संबंधियों में कानूनी रूप से किस तरह से बांटी जाएगी। ठीक है, तो ये है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण बात, जिसके ज़रिए ये फ्रोजन स्पर्म उनके माता पिता को सौंपने का आदेश दिया गया। हुआ क्या था मामला? दरअसल मामला ये है कि 30 वर्ष के प्रीत इंदर सिंह, तो उनको 2020 में कैंसर का पता चला, नॉन
हॉजकिन लिम्फोमा का कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले उन्होंने क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए अपना जो स्पर्म है उसका नमूना दिया था, क्योंकि डॉक्टर का भी कहना था कि कीमोथेरेपी के बाद फिर प्रजनन क्षमता में दिक्कत आएगी, तो ऐसा किया। लेकिन फिर मृत्यु हो गई और उनको ये अनुमान था कि जीवित रहेंगे हम, फिर इस स्पर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन डेथ हो गई। और ये स्पर्म जो है ना वो सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में वहाँ पर फ्रोजन किया हुआ था। इसके बाद फिर प्रीत इंदर सिंह के माता पिता ने फ्रोजन स्पर्म की डिमांड की, लेकिन अस्पताल ने कहा कि कोई कानून ऐसा, मतलब कानून में स्पष्ट नहीं है, उसके वजह से माता पिता को ये नहीं दिया जा सकता। और ये भी सलाह दी अस्पताल ने कि आप अदालत जाइए, अगर अदालत का कोई ऑर्डर आता है तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये लोग हाई कोर्ट गए और तब ये आदेश आया। अदालत ने क्या कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए निर्णय दिया जाता है कि माता पिता शुक्राणु को प्राप्त करने के हकदार हैं जो मृतक की जैविक सामग्री है, क्योंकि अधिनियम में उल्लेख किया गया है कि पति या पत्नी या बच्चों की अनुपस्थिति में माता पिता मृतक की श्रेणी 1 के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो फ्रोजन स्पर्म है वो, या फिर अगर कोई लेडीज़ भी है उसका भी अंडाणु अगर प्रिजर्व है तो वो एक संपत्ति के रूप में है और वो भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ये साफ तौर पे कहा है कि अगर शुक्राणु मालिक या अंडाणु मालिक की सहमति प्रदर्शित की जा सकती है तो मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जा सकता है और सरोगेसी के तहत बच्चा भी पैदा किया जा सकता है। ये आदेश अदालत ने दिया है, ठीक है। और ख़ास बात है कि अदालत ने विदेशी मामलों का भी जिक्र किया है, इसराइल का, जर्मनी का। जैसे इसराइल का उदाहरण दिया कि 2002 में गजा में मारे गए एक 19 वर्षीय सैनिक के माता पिता ने अपने बेटे के शुक्राणु के लिए की कानूनी अनुमति प्राप्त की थी, जिसके बाद सरोगेसी के जरिए एक बेटी का जन्म हुआ था। जर्मनी का भी उदाहरण दिया किस तरह से क्या हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चर्चित ये विषय हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को, ठीक है। और हाँ, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अवेलेबल है, शार्प लर्निंग ऐप का नाम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने नौसेना के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान को खरीदने की प्रक्रिया तेज की है? आंसर होगा राफेल M यानी राफेल मरीन, ठीक है, राफेल मरीन। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, इंडिया सेट टू फाइनलाइज परचेज ऑफ राफेल मरीन जेट फ्रॉम फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की डील लगभग पूरी हो चुकी है, लगभग पक्की हो चुकी है, पूरी कहिए पक्की हो चुकी है। और ये सिंगल सीट वाले ये 22 लिए जाएंगे और 4 डबल सीट वाले ट्रेनर जो राफेल मरीन है वो लिए जाएंगे। और फ्रांस ने डील के लिए फाइनल ऑफर लेटर भी दे दिया है। हालांकि कितने रकम की ये डील है ये अभी बात सामने नहीं आई है, और तकरीबन करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने की ये उम्मीद बताई जा रही है। ओके, भारत जो है वो राफेल मरीन का जो बेस प्राइस है वो 2016 वाला ही रखना चाह रहा है। ओके, जो भारत ने 36 विमान खरीदे थे ना इससे पहले, वही वाली वो प्राइस रखना चाह रहा है, ठीक है। तो राफेल मरीन है, इसकी खासियत भी है, बहुत सारी खासियत है और अभी बहुत ज़रूरी है। और इसको कहाँ पर तैनात किया जाएगा पहले मैं बताऊं, ये INS जो विक्रांत है उस पर इसको तैनात किया जाएगा। विमान वाहक पोत है ये, फाइटर जेट इसमें उड़ सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, और उसी के लिए खास है, तो उसी पर तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। एक ख़ास बात क्या है इस जेट की, तो ये इसमें विक्रांत से स्की जंप कर सकता है। राफेल के जो वेरिएंट है, पुराने वाले वेरिएंट, और भी लगभग 85% कंपोनेंट एक जैसे हैं, लेकिन ये कम दूरी में ही उतर सकता है और उड़ भी सकता है, उड़ान भी भर सकता है। रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज
3700 किलोमीटर है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। पहली खेप आने में यानी विमान आने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इस विमान को किसने बनाया है? दसाल्ट कंपनी है फ्रांस की, उसी ने। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 5 अक्टूबर को। देखिए, भारत में गंगा नदी में डॉल्फिन है और उस संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस आयोजित करता है। और दुनिया में रेयर रूप से ये पाए जाते हैं इस तरह के जो डॉल्फिन है वो। और 2010 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था। ठीक है, डॉल्फिन को गंगेटिक डॉल्फिन कहेंगे हम। ठीक है, और फिर 2012 में बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू किया था। ठीक है, तो डॉल्फिन की खास बात है कि ये एक कंपन वाली आवाज़ निकालती है जो किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है डॉल्फिन के पास, और इससे पता चलता है डॉल्फिन को कि सामने क्या है। मतलब जो सोनार सिस्टम है ना, वो इनके पास नेचुरल ढंग से है। ठीक है, और अगर सवाल हो कि देश में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो पटना में है। ये मार्च 2024 की बात है, इसी साल की, जब ये सेंटर खोला गया था, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यानी NDRC। और ये पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में ही गंगा के किनारे यह स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, ये वही बात बता दो कि BPSC में और एक और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, पिछली बार ही। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। आंसर होगा इसका 5 अक्टूबर को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना, शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर। तो ये है इस बार की ये थीम। ठीक है, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्टैक्ट फॉर एजुकेशन, ये रहा थीम। और ये यूनेस्को द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 6 अक्टूबर को। ये सेरेब्रल पाल्सी जो है ना, वो ब्रेन से संबंधित एक समस्या है जिसकी वजह से व्यक्ति चलने फिरने, संतुलन बनाने, इन सब में उसको दिक्कत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का इसका अक्टूबर का पहला सोमवार। और इस बार 2024 में अक्टूबर का पहला सोमवार कब आया है? 7 अक्टूबर को ये है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की थी 1985 में। 1986 से ये दिवस मनाया जा रहा है लगातार। उद्देश्य ये कि ये दुनिया ये याद रखे, लोग याद रखें कि जो पर्यावास है, नहीं आवास है, जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा रहने का, वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है जिसमें विदेश मंत्री शामिल होंगे? यह आयोजित होगा कहाँ पर? आंसर का पाकिस्तान। वहाँ पर भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी शिखर सम्मेलन है, यानी राष्ट्राध्यक्ष स्तर के लोग मिल वहाँ पर पहुँचना है 15-16 अक्टूबर को। प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्री को भेजा जा रहा है S जयशंकर को। ठीक है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ये आयोजन हो रहा है। ओके, अगर सवाल हो कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्री कब गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015 में गए थे वहाँ पर, सरप्राइज विजिट में लाहौर पहुँचे थे। तब उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद फिर दिसंबर 2015 में उस वक्त के जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, तो वो पाकिस्तान के दौरे पे गई थी। लेकिन उसके बाद से किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। 2015 के बाद ये पहली बार होगा जब विदेश मंत्री S जयशंकर वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तान ने ही तनाव बढ़ाया था।
ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट बातें। ओके, तो ये एससीओ की समिट होने वाली है जिसमें ये जाएंगे एस जयशंकर। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन, उसके बारे में भी चर्चा कर लें। स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में है। और ये चीन और रूस के द्वारा स्थापित है कि यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर एक संगठन है। इसको पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, उसका रूप बदला, फिर ये एससीओ बन गया। ठीक है, तो अभी इसके 10 सदस्य हैं, कुछ पहले ही एक और सदस्य, मतलब टोटल पहले 9 थे, अब 10 हो गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा, जब पूरा आप देख रहे हैं जो भी कलर्ड है ये इसमें देश, वो सब इसके मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं उन सब की एक बार मैं चर्चा कर लेना चाहता हूँ, कौन कौन से हैं। तो अब बात करेंगे हम। हाँ, चाइना इसने शुरुआत की थी, रशिया है, कजाकिस्तान है, ये देखिए किर्गिस्तान है ये, ओके, ताजिकिस्तान है ये वाला, ये है उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान है, ईरान है, और एक और देश है, और वो है ये बेलारूस। बेलारूस सबसे नया सदस्य देश है। ठीक है, बेलारूस सबसे नया सदस्य देश है। तो ये तो मैप रहा एससीओ का। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और करंट अफेयर्स का मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है बीपीएससी के लिए, 71st के लिए जीएस स्पेशल कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन बैच, बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चंद सीटें बची हैं बस। ओके, बाय।